यूरोपियन यूनियन काउंसिल और काउंसिल में डिफरेंस क्या है? किस चीज को? और काउंसिल ये अब्दुलरहमान कौन सा मिस हो गया था? मैंने लेकिन लास्ट लेक्चर पे उसको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि इन दोनों में काउंसिल में और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में डिफरेंस क्या है। काउंसिल ऑफ यूरोप में और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में क्या डिफरेंस है? आप तो थे ही शरियात और उमर। गूगल देखे बगैर बताए? गूगल देखना तो मैं भी बता सकता हूँ। ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज है। कंपोजिशन क्या है? असल चीज वही नहीं पता होगी तो बाकी सारी चीजें आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करें? इम्पोर्टेंस क्या है दोनों? ये तो मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर चुका हूँ कि ये दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो सिमिलर नेम की है और आप इसमें कंफ्यूज हो। ठीक है, अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ इस पे, मुझे अब नेक्स्ट टाइम अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर मेरा ख्याल है उसको यू की क्लास लेना जो है उसके लिए फजूल है। ठीक है, मैं एक चीज आपको हर लेक्चर में बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, मैंने भी ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं तब मुझे चीजें जो है वो याद नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर इसको एक दफा थ्रू करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी आपको। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हेड ऑफ मेंबर स्टेट्स। ठीक हो गया। और ये पहले इनकी इनफॉर्मल मीटिंग्स होती थी, समिट्स होते थे, उसको एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की शेप दे के इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का नाम दे दिया। ठीक है, इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। ठीक है, और एज कम्पेयर टू काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, काउंसिल जो है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, उसका मेन रोल है लेजिस्लेशन में। यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेशन में काउंसिल का मेन रोल है, और दैट कंप्राइज ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट। ठीक है, और उनका हर एक का अपना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा तो एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, फिशरीज डिपार्टमेंट का होगा तो वो उसको कर रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया? अभी याद रखिएगा ये मेजर डिफरेंस, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा फिर आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, मेजर डिफरेंस है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स के ऊपर है, और जो सिर्फ काउंसिल है वो मिनिस्टर्स के ऊपर है, मिनिस्टर ऑफ मेंबर स्टेट्स। ठीक हो गया। What is the difference between the European Parliament, the Council and the European Commission? अब ये तीनों यहाँ पे इन्होंने क्यों मेंशन किए हुए हैं, इनको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं कि ये तीनों जो हैं किसी ना किसी हद तक लेजिस्लेटिव रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, कमीशन भी प्रपोजल्स देता है लॉ के लिए, कुछ ट्रीटीज ने कुछ लॉज ऐसे बता दिए हैं जिसमें कमीशन के पास
होली सोली अथॉरिटी है, डिस्क्रेशन है कमीशन का कि कमीशन उसमें सोली जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्पेसिफिक एरियाज में, ठीक है। इसी तरह जो काउंसिल है वो मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है, और यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसके पास पहले लेजिस्लेटिव पावर्स कोई भी नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रीटीज ने उनको एम्पावर किया, डिफरेंट लेजिस्लेशन ने उनको एम्पावर किया, और अब जो है वो मोस्टली लेजिस्लेशन में को लेजिस्लेटर का काम करते हैं काउंसिल के साथ, ठीक है। ये पार्लियामेंट जो है इसका उस तरह रोल नहीं है जिस तरह आपकी आम पार्लियामेंट होती है किसी भी स्टेट की, जिस तरह उसके पास पावर्स होती हैं लेजिस्लेशन की, उस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के पास पावर्स नहीं है, ठीक है। जिस तरह कमीशन को स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो कुछ लिमिटेड एरियाज में लेजिस्लेशन कर सकते हैं, इस तरह पार्लियामेंट के लिमिटेड एरिया में लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट जो है थ्रू जजमेंट्स, ठीक है, ईसीजे ने जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की है लॉज की, उसके मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो को लेजिस्लेटर का काम करता है काउंसिल के साथ में, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं, सिर्फ काउंसिल के साथ में, काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ मिलकर ये काम करता है एज अ को लेजिस्लेटर। ठीक हो गया जी? आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ता जाऊँ? वालेकुम सलाम। क्या है? पढ़ो कल बच्चे citizens. ठीक है जी। यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और यूरोपियन कमीशन का जो मेजर रोल है ना वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईयू लॉज है बिटवीन द मेंबर स्टेट, ठीक है। और यूरोपियन कमीशन जो है वो एक वॉच डॉग का काम करता है, और इसको यूरोपियन कमीशन को जो है वो गार्डियन ऑफ ट्रीटीज भी कहा जाता है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये जो कोई मेंबर स्टेट इन्फ्रिंजमेंट कर रही हो किसी ईयू लॉ के, उसके अगेंस्ट एक्शन जो है वो ये खुद भी ले सकते हैं, और उसको उसके अगेंस्ट ईसीजे में भी ये केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, और उसको पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक पर्पस इसका ये है कि यूरोपियन कमीशन इज वर्किंग एज वॉच डॉग, ठीक है, और इसका मेन एम जो है वो है यूरोपियन यूनियन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करवाना अपॉन मेंबर स्टेट्स। द यूरोपियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूएस सिटीजन्स, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट का जो बेसिक पर्पस है, यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनके राइट्स में यूनिफॉर्मिटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, उनके जितने इंटरेस्ट हैं सिटीजन्स के, उनको लुक आफ्टर करना, उन पर लेजिस्लेशन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूरोपियन पार्लियामेंट की, with proposals and conjunction with the council। ठीक हो गया? Council representing the interest of countries shape commission proposals and if they agree on them adopt them। ठीक है? काउंसिल का अपना प्रोसीजर है लॉ मेकिंग का,
ठीक है। और काउंसिल का ही काम है प्रपोजल भी देना, कमीशन भी बनाना और लॉज भी डेवलप करना। ठीक हो गया। यूरोपियन यूनियन लेवल। इंट्रोडक्शन। Council of European Union as one of the principal decision-making bodies of the European Union, operates on a system of representation that differs significantly from the electoral system found in national governments. The electoral system of the Council is not based on direct election by European Union citizens, but rather on the appointment of government ministers from each European Union member state. The European Union elections are one of the world's largest democratic events, but many of those eligible to vote struggle to understand the specific issues and positions at stake. States are अच्छा जी। अब काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है इसका जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन का आइडिया है आपको क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट कास्ट कर रही है और जी और और फिर जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें ये होते हैं कि जो पब्लिक नॉमिनेटेड या इलेक्टेड पर्संस होते हैं, ठीक है, वो आगे मिल के कोई किसी इंस्टीट्यूशन को वोट कर रहे होते हैं या किसी डिपार्टमेंट को बिल्ड कर रहे होते हैं, उसमें किसी की सिलेक्शन के लिए वोट कास्ट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कोई बिल पास करना होता है तो वो पब्लिक से वोट नहीं करवाते उसके ऊपर। ठीक है, पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास कर रही होती है ना तो पब्लिक से वोट नहीं करवा रही होती है उस पे पब्लिक इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वोट कास्ट कर रहे होते हैं उस बिल के फेवर में या उस लॉ के फेवर में। ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। अब यहाँ पे जो ईयू के मेंबर स्टेट से जो मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो आगे इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या वोट कास्ट करते हैं। डायरेक्टली ईयू सिटीजन जो है वो वोट कास्ट नहीं करते। ठीक है जी। The EU elections are not one of the largest, world's largest democratic events, but many of those eligible to vote struggle to understand the specific issues and positions at stake. अब वो जो हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर, ब्रेक्जिट के ऊपर, जैसे ब्रेक्जिट में वोट कास्ट करने वाले जितने उनमें से आधे से ज्यादा हम लोगों को यही नहीं पता था कि वो किस वजह से वोट कास्ट कर रहे हैं और क्या रीजन है, ब्रेक्जिट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजें। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक इवेंट तो है, लेकिन उसमें जो वोटर्स हैं, ठीक है, उनको इस जो भी प्रोपोजिशन या लॉ उन्हें डिराइव करना होता है या उसके लिए वोट कास्ट करना होता है, उसके लिए उनको उसको अंडरस्टैंड करना, स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए उनको स्ट्रगल करनी है। ठीक है जी, आगे। Union member states. Each member state appoints one or more ministers to represent it in the council. Depending on the topics being discussed, for example, if the council is discussing agriculture, each member state will send agriculture ministers. Positions of presidencies. The presidency of the council rotates among the member states every 6 months. During the presidency, a member state's government takes on the responsibility of chairing council meeting, setting the agendas and representing the council externally. This rotation ensures that all member states have the equal opportunity to influence the council's work. जी, इसमें कोई चीज ना समझ आने वाली पूछ ले, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा।
फर्क तो बहुत है। इलेक्शंस जो है वो एक डिफरेंट चीज है, अपॉइंटमेंट उनकी जो है वो डिफरेंट चीज है। मेंबर स्टेट होगी वो अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करती है काउंसिल में उनकी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। आगे जो उनका वोटिंग सिस्टम होता है दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। वोट कास्ट करने के लिए भी वहां पे किसी का होना जरूरी है ना, ठीक है। तो वो जितनी मेंबर स्टेट्स होती हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिस्टर्स काउंसिल में डेजिग्नेट करती हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। और जो भी वो मिनिस्टर पॉइंट करेंगे वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी काउंसिल की मीटिंग चल रही है उसमें उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड मिनिस्टर जो है वो उसको अपॉइंट किया जाएगा जो उस मिनिस्ट्री को डील कर रहा हो। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर काउंसिल में डिस्कशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर हो रही है तो मेंबर स्टेट जो है वो अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उसके लिए डिप्लॉय करेगी, ठीक हो गया जी। और कोई चीज? तो ये स्विच करता है मेंबर स्टेट टू मेंबर स्टेट, ठीक है, टर्न बाय टर्न चलता है, ठीक हो गया। हर मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन का ईयू में मौका मिलता है। हर मेंबर स्टेट जो है वो हर 6 महीने बाद प्रेसिडेंसी होल्ड करती है, और जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट था वो और जो आगे फर्दर आने वाला प्रेसिडेंट है वो उनके उनकी कोलैबोरेशन के साथ वो सिस्टम रन करे, ठीक हो गया जी। कैसे? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, इसमें तो बनता ही नहीं है। आप लोगों को मेरा पुराना लेक्चर याद होना तो आप लोगों को इस सवाल की टेंशन नहीं है, ये सवाल करना ही ना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। जो इनका सिस्टम है वो ये है कि जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा उसने प्रीवियस प्रेसिडेंट और जो अपकमिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी कोलैबोरेशन के साथ काम करना, ठीक है। तो कैसे मुश्किल होगा उसके लिए काम करना या स्टेबिलिटी, जब प्रीवियसली 6 महीने जिसने लगाए होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, उसके बाद जो आने वाला है उसको ऑलरेडी आप उस सारे सिस्टम से थ्रू करवा देंगे तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, चेन में चल रहे हैं। करते नहीं है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कहा था, खैर आप लोग काफी सारे नहीं थे। एक दफा सिर्फ एक दफा जाके ना इस जो स्लाइड्स है ना बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे तो हम डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, आप लोग पढ़ते हैं, उसमें टाइम निकल जाता है ना, इसलिए ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। घर जाके आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, एक दफा सिर्फ इन स्लाइड्स को थ्रू कर, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा क्या बात है। कि इस तरह ये चीजें आपको याद रखना मुश्किल होंगी, काउंसिल का क्या रोल है, यूरोपियन काउंसिल का क्या रोल है, उसके बाद जजेस कैसे डिसीजन दे रहे हैं, किन पॉइंट्स पे दे रहे हैं, ये सारी चीजें। पार्लियामेंट का क्या रोल है, क्या पावर्स हैं उनका, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं याद रहेंगी। चले आप अगर ये चीजें नहीं भी याद रखते ना कंपोजिशन उसकी, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि उनके फंक्शंस क्या हैं। ये पता होगा तो आप लोग बाकी सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते, अदरवाइज तो आप ये तो मेजर चीजें अगर ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बाकी क्या करेंगे।
एक दफा अगर सिर्फ स्लाइड को थ्रू कर लिया करें तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर है स्लाइड? आगे चलें। ठीक है जी, ये यूरोपियन पार्टीज की लिस्ट इसमें signed in Maastricht in 1992. Maastricht. Residing in a member state. As a candidate. Arrangements. Directive of 6 December 1993. Electoral system. Various principles. No person may stand as a candidate in more than one member state at the same election. Community voter. Exercise his right. If he has expressed the wish to मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू प्रिंसिपल जो है इन्होंने लेट डाउन किया, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके जो नेशनल हैं वो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और उन सब के पास राइट टू वोट है। ठीक हो गया जी। और उसके साथ साथ वो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसके उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं कि वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। पहला, जो एक मेंबर स्टेट का नेशनल होगा वो एक ही दफा वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार वोट नहीं कास्ट कर सकता। वैसे तो जितने मेंबर स्टेट के नेशनल्स हैं वो सिटीजन हैं ईयू के, वो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं ईयू का। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक फ्रांस का सिटीजन है तो वो जाके जर्मनी में दोबारा से वोट कास्ट करेगा, बीइंग सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वो वहां पे जाके वोट कास्ट करेगा। तो एक मेंबर जो है वो एक ही जगह पे वोट कास्ट कर सकता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये जो वोट कास्ट करने का उसके पास राइट है, इसी तरह सेम ये केस अप्लाई होता है एज अ कैंडिडेट भी। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक ही जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा।
वो अपने आप को EU सिटीजन शो करते हुए या एस्टैब्लिश करवाते हुए वो कभी भी जो है वो दूसरी जगह पे भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। एक ही स्टेट से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। वो कि उनके पास राइट है कि अगर वो जर्मन नेशनल है वो जाके फ्रांस में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये राइट उनको ट्रीटी ने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जर्मनी से भी इलेक्शन लड़ रहा हो और इटली में भी जाके या फ्रांस में भी जाके इलेक्शन लड़ रहा हो, ठीक है। ये राइट है उसके पास कि अगर वो इटली में रह रहा है तो वो इटली के सिटीजन होने के हिसाब से वहां पे, सॉरी, यूरोपियन यूनियन के सिटीजन होने के हिसाब से वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। एक ही वोट कास्ट होगा उसका, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जाके दोबारा दूसरे मुल्क में भी कास्ट कर रहा होगा और उधर भी कास्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसका एक ही वोट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह जो कैंडिडेचर का स्ट्रक्चर है वो भी यही है, ठीक है। वो एक ही जगह से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अगर वो टेम्पररी भी किसी और स्टेट में, किसी और मेंबर स्टेट में रिजाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो वहां से भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, कौन पढ़ेगा? उसामा। European Council, EU Council voting method. Qualified majority voting. Common Council draft its proposal when the following conditions are met. Minimum of 55% of the member states, the minimum of EU member states vote in favor. These votes are complete using a one member state, one vote system. The member states in favor then a minimum of 65% of the total population of the EU. Majority of the member states is required in order for a vote to be called. आगे यूनैनिमिटी। Anonymity of transparency should this method is used for politically sensitive areas like foreign policy, taxation, and certain institutional changes. All member states must agree for a proposal to pass. This approach ensures all voices are heard on critical matters, but can be time consuming and index progress. Hinder progress. Hinder progress. Consensus difficult. Next. Simple majority voting. This method is very good and applied only to procedural matters and issues of limited importance. More than half of the member states voting approved the proposal. This method prioritizes decision making for non-critical matters. Next. काउंसिल के 3 मेजर वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है, दूसरा यूनैनिमिटी है, और तीसरा जो है वो है सिंपल मेजॉरिटी। ओके जी। क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम जो है यार, इनको कुछ थोड़ा शोर डालें साहब, इनसे को यार शोर ना करें, क्लास हो रही है। वो शोर कर किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए काउंसिल ने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है वो है 55%, ठीक है। और
उसमें जो जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके मिनिमम वोटर जो है वो 15 होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो तीसरा क्राइटेरिया, द मेंबर स्टेट इन फेवर रिप्रेजेंट अ मिनिमम ऑफ 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द EU, ठीक है। मेंबर स्टेट जो है उसको उसके लिए लाजमी है कि वो 65% ऑफ EU पॉपुलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, तब जाके काउंसिल जो है वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है यूनानिमिटी। सेंसिटिव इश्यूज का जहां पे भी मामला होगा जिसमें पब्लिक पॉलिसी होगी या सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स की बात होगी, वहां पे उनके लिए कंपल्शन है कि वो यूनानिमिटी क्रिएट करें, मतलब उनका डिसीजन जो है वो सेम पेज पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व होना बिफोर टाइम जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी है। इसलिए ये प्रोसेस वो अडॉप्ट तब करते हैं जहाँ पे उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज को डील करना हो, ठीक हो गया जी। तीसरा और सिंपल है, वो हर जगह हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही सिस्टम चलता है, सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम, ठीक है। This method is rarely used and applies mainly to procedural matters and issues of limited importance. More than half of the member state voting approved the proposal. The method prioritizes swift decision making for non-critical matters. Swift decision का मतलब है कि smooth decision making. Significance and national representation. National representation council में कैसे होती है? The electoral system of the council ensures that the interests of each EU member state are represented in EU decision making. Government ministers bring the perspective and priorities of their respective countries to the council's discussion, contributing to the diversity of viewpoints and legitimacy of the EU decisions. काउंसिल का हमें, जैसा कि हमें आइडिया है कि काउंसिल में जो है वो मिनिस्टर्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं काउंसिल को। मिनिस्टर्स कौन से? मेंबर स्टेट के। और मिनिस्टर्स कौन से होंगे? जो अपनी कंसर्निंग फील्ड को डील कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होगी, रेलवे मिनिस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, फिशरीज की होगी। ये सारी चीजें जो है जो स्पेसिफिकली उसको डील कर रहा होगा उस डिपार्टमेंट को, वही मिनिस्टर जो है वो आगे रिप्रेजेंट कर रहा होगा काउंसिल में अपने मेंबर स्टेट को या अपने नेशनल स्टेट को, ठीक है। वो वहाँ पे उसके इंटरेस्ट, उनकी पॉलिसीज, उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी चीजें काउंसिल में उनको पोर्ट्रे करना, काउंसिल में प्रेजेंट करना जो है वो उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर का काम है, ठीक है। तो इस तरह नेशनल लेवल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो काउंसिल में इस तरह कंडक्ट की जाती है, ठीक हो गया। दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन। The council electoral system reflects the intergovernmental nature of the EU, where member states play a central role in decision making. By involving government ministers from each member state, the Council fosters cooperation and solidarity among EU countries, ensuring that decisions are made collectively and reflect the common interest of all member states. ठीक है जी। इंटर गवर्नमेंट कॉपरेशन कैसे है? इंटर गवर्नमेंट कॉपरेशन ऐसे है कि काउंसिल में जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट मेंबर स्टेट के होते हैं, ठीक है। और वो इंटर गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको कैसे डेवलप करते हैं? उसको ऐसे डेवलप करते हैं कि वो एक बेसिक इंटरेस्ट जो है तमाम मेंबर स्टेट का, उसको कॉमन इंटरेस्ट के साथ वहां पे अप्रूव करवाते हैं। और काउंसिल चूंकि लेजिस्लेटिव बॉडी है EU की, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली अपनी स्टेट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पे बैठ के, ठीक हो गया जी। तो इस तरह जो है वो इंटर गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो, या कॉपरेशन सिस्टम जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है बिटवीन EU एंड मेंबर स्टेट, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन? आप परेशान हो गए बैठे?
Democratic accountability. While the Council electoral system does not involve direct election by EU citizens, government ministers are accountable to their national parliaments and ultimately to the electorate in the home countries. This indirect form of democratic accountability ensures that decisions taken in the council are subject to scrutiny and oversight by national democratic institutions. ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होते हो, ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंट ऐसे नहीं होते कि ईयू सिटीजन उनको डायरेक्टली वोट करके अपॉइंट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स ऐसे होती हैं कि वो मिनिस्टर्स हैं अब नेशनल लेवल पे, ठीक है, जब वही आगे आते हैं दैट मीन्स कि वो ईयू सिटीजन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं because they are nominated or elected by their citizens. Okay? Next, अवैस पढ़ लेंगे, क्लियर है बशीर? The Presidency, Council of the EU, rotating presidency. The presidency of Council rotates among the Union states every 6 months. During this 6-month period, the presidency chairs meetings at every level in the Council, helping to restore the continuity of the Union work in the Council. These presidencies working together. Member states owning the presidency work together mostly in groups of 3 called trios. This system was introduced by Lisbon Treaty in 2009. The trio sets long-term goals and creates a common agenda determining the topics and major issues that will be addressed by the Council over an 18-month period. On the basis of the program, each of these countries prepare its own more detailed 6-month program. हाँ जी, अच्छा जी, प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द ईयू, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेशन होगी बिटवीन मेंबर स्टेट, एवरी 6 मंथ्स प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करेगी बिटवीन मेंबर स्टेट. The presidency of the council rotates among the EU member states every 6 months. During this 6-month period, the presidency chairs meeting at every level in the council, helping to ensure the continuity of the EU's work in the council. प्रेसिडेंट जो है वो चेयर करता है हर मीटिंग को जो काउंसिल में कंडक्ट की जाती है. ठीक हो गया जी. और नेक्स्ट पॉइंट है 3 प्रेसिडेंसीज वर्किंग टुगेदर. Member state holding the presidency work together closely in groups of 3 called trios. This system was introduced by the Lisbon Treaty in 2009. The trio sets long-term goals and prepares a common agenda determining the topics and major issues that will be addressed by the council over an 18th month period. On the basis of this program, each of the 3 countries prepares its own more detailed 6 months program. ठीक है, अब वो किसने क्वेश्चन किया था कि ये काम कैसे करेंगे 6 माह का, अब वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. ठीक है, वो ऐसे है जो ट्रियो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना, वो कैसे दिया जा रहा है, एक प्रीवियस प्रेसिडेंट है, एक करंट प्रेसिडेंट है और एक अपकमिंग प्रेसिडेंट है. ठीक है, वो तीनों प्रेसिडेंसीज मिलकर काम करती हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ वो जब उनका टेन्योर एंड हो रहा होता है तो वो फर्दर 6 मंथ का एजेंडा जो है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ताकि जो आने वाला जो भी प्रेसिडेंट होगा उसके लिए उन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आसान है. मजा आ गया अभी कैसे सिस्टम वर्क करेगा. नेक्स्ट स्लाइड लीजिए. अब्दुल रहमान system of the Council of the European Union is based on the appointment of government ministers from each European Union member state who represent their countries in council meeting and decision-making processes. This system reflects the intergovernmental nature of the European Union and
ensure that decisions are made collectively, taking into account the diverse interests and perspectives. of our neighbor states. समझ आ गई है समरी? क्या कहानी सुनाई है इसने समरी? ये लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो काउंसिल का हेड है प्रेसिडेंट जो भी है उसके लिए एक प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम होता है। और दूसरा ये कि वो जो मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऑब्वियसली उस कंट्री की जो उस कंट्री का इंटरेस्ट जो है बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट के मेंबर। और उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि कॉमन पॉलिसीज आप बेसिकली डिराइव करते हैं, ठीक है। हर स्टेट के अपनी पॉलिसीज हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन जब आप ईयू लेवल पे हेल्ड कर रहे होते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो आप सारे मेंबर स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट देखते हुए पॉलिसीज जो हैं वो डिराइव करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा प्राइमेसी। क्या है? सुप्रीमेसी। प्राइमेसी जो है वो सिनोनिम है सुप्रीमेसी का। सुप्रीमेसी क्या चीज है? सुप्रीम अथॉरिटी। शाहजेब, सॉरी शाहजेब, शहजाद आप पढ़ेंगे। National law. European Union law this way not the case. Member states would simply allow their national law to take procedures other than the To take precedence. To take precedence. आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है। कोई वर्ड अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते उसको आराम से पढ़ें, ठीक है। national laws to take precedence other than the legislation and result of EU policies would become unworkable. The country of the currency of EU law has developed concerned by means of the case law Jurisprudence. of the Court of Justice of is not ensured the European Union and Treaties. although there is a variation annexed to the Treaty of Lisbon in regard to सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को के माइंड में है। बेसिकली ईयू लॉ जो है वो सुप्रीम है, और मैंने आपको पहले भी कहा था अमंग द मेंबर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ that is in conflict with the European Union law is not acceptable. ठीक हो गया जी। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको उसमें रूल्स एस्टैब्लिश करने में या प्रिंसिपल लेट डाउन करने में किसी हद तक उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है कि वो किसी हर लॉ में नहीं,
हर लॉ में नहीं, जैसे कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, उससे रेलेवेंट अगर कोई लॉ है वो नेशनल लॉ जो है वो डिफर कर सकता है यूरोपियन यूनियन लॉ से, ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो ईयू के सिटीजन्स हैं वो किसी भी ईयू मेंबर स्टेट में होंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उस ईयू मेंबर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये जनरल प्रिंसिपल जो है ये उसी तरह प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब जैसे जॉब के लिए कोई बंदा जो है, अब आगे फर्दर आप पढ़ेंगे, कोई बंदा इटली से स्पेन जाता है जॉब के लिए, लेट्स सपोज, तो वहां पे उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो जो स्टेट है वो जॉबलेस पर्सन को कंपनसेट कर रही होगी, ठीक है। वो कितने अरसे तक कंपनसेट करेगी और किस हद तक कंपनसेट करेगी? जैसे ये वेलफेयर कंट्रीज हैं, अगर कोई किसी के पास जॉब नहीं होती तो गवर्नमेंट जो है उनको पे कर रही होती है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग पे करती है, और जब वो उनके पास जॉब आ जाती है तो उसमें से डिडक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह प्रिवेल कर रहा है। ये प्रिंसिपल उन्होंने एक डेवलप कर दिया ईयू ने कि अगर कोई बंदा ईयू का सिटीजन किसी दूसरी मेंबर स्टेट में जाके जॉब सीकर होता है तो वहां पे उसके लिए जो मेंबर स्टेट है, जो दूसरी मेंबर स्टेट होगी, वो उसको वही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी जो वो अपने नेशनल को करती है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ वो अगर उसको कंपनसेट कर रही है अपने नेशनल को तो वो उसको भी करेगी, लेकिन उसके लिए टाइम स्पेसिफाई करना है, वो डिस्क्रेशन जो है वो मेंबर स्टेट का है कि वो 6 माह तक उसको कंपनसेट करेगी या 3 माह तक करेगी। ये अब मेंबर स्टेट खुद ड्राइव करेगी इस चीज को, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्रिंसिपल है वो प्रिवेल करेगा। तो कोई भी ऐसा लॉ जो इन कंफ्लिक्ट विद ईयू लॉ होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए, ये डिस्क्रेशन मेंबर स्टेट को अलाउ कर दिया जाए, तो ईयू लॉ की जो प्राइमेसी है वो अंडरमाइन हो जाएगी, जो उसकी सुप्रीमेसी है वो अंडरमाइन हो जाएगी और उसका पर्पस जो है वो सर्व नहीं हो सकेगा। जो यूनानिमस एप्लीकेशन है वो कभी भी नहीं हो सकती, यूनिफॉर्मिटी कभी भी नहीं आ सकती ईयू लॉज की एप्लीकेबिलिटी में, अनलेस अनटिल ये सब की सब स्टेट जो है वो उसको एज इट इज फॉलो करें, ठीक है। कोई चीज ना समझ आई? अभी मैं अभी सवाल करूँ ना तो सारी अवाम जो है वो खामोश होके बैठ जाएगी। पूछ लिया करें कोई चीज नहीं समझ आई। और इसमें मेजर रोल जो, इसमें एक और पॉइंट ये है कि इसमें मेजर रोल इसकी स्टैब्लिशमेंट में जो है वो मेजर रोल है जज मेड लॉ का, केस लॉज का। केस लॉज के थ्रू जो है वो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है। ट्रीटीज में ये प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो केस लॉज के थ्रू जो है इन्होंने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया या प्रिवेल किया। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। कौन पढ़ेगा? कौन? हसनैन। सुप्रीमेसी। रूटेड इन द, सुकून से, जल्दी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ें, वर्ड्स को देख के पढ़ें। ट्रीटीज, फंक्शनिंग, of the European Union, these treaties grant power to EU institutions and establish the legal framework for EU law. The European Court of Justice has played a pivotal role, pivotal, finding and upholding the supremacy,
सुपरमेसी नहीं है, सुप्रीमेसी है। थ्रू इसमें कोई चीज ना समझ आने वाली, सिंपल वर्डिंग में लिखा है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो बेसिकली इनिशियली सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ का जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था वो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, और दूसरा ट्रीटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन ने प्रोवाइड किया था। पहली ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ ईयू लॉ, उसने एक मेजर रोल प्ले किया है इसकी इस्टेब्लिशमेंट में और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ के कॉन्सेप्ट को मजीद मजबूत बनाने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ठीक हो गया जी। ट्रीटीज मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो बिटवीन मेंबर स्टेट हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रीटीज का नाम दिया गया है। ट्रीटीज जो हैं ये बेसिकली इनको लॉ की हैसियत हासिल है यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इवन आपने अगर पब्लिक लॉ पढ़ा होगा उसमें भी आपने बहुत सारी ट्रीटीज पढ़ी होंगी जो यूके लॉ का हिस्सा है, क्योंकि यूके लॉ जो है वो अनकोडिफाइड है, अनरिटन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसका सारा पार्ट, सारा पोर्शन ही अनकोडिफाइड है और रिटन कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसकी रिटन मौजूद है, ठीक है। तो उसमें जो रिटन में जो मेजर इंपॉर्टेंस किसी चीज को हासिल है, जो सिग्निफिकेंस हासिल है, वो है ट्रीटीज, ठीक है। तो ट्रीटीज जो है वो ट्रीटीज क्या होती हैं? ट्रीटीज होती हैं एग्रीमेंट्स बिटवीन मेंबर स्टेट या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, किसी किस्म के भी होंगे, पीस मेकिंग के होंगे, ट्रेड के होंगे, उनको ट्रीटीज का नाम दिया है, ठीक है जी। प्रेसिडेंस ठीक है। अब ये भी बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक है। ये यही वही कॉन्सेप्ट दे रहा है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे नेशनल लॉ जो है वो कन्फ्लिक्ट में होगा ईयू लॉ के साथ, या उन दोनों में एक जो नेशनल लॉ है वो एक प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है और ईयू लॉ जो है वो दूसरी प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा तो हमेशा ईयू लॉ जो है वो सुप्रीम कंसिडर किया जाएगा, वही प्रिवेल किया जाएगा। नेशनल लॉ, नेशनल कोर्ट्स के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो ईयू लॉ को सेट असाइड करके अपना नेशनल लॉ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जिस पॉइंट पे ईयू ने स्पेसिफिकली लॉ प्रोवाइड किया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईयू लॉ ही प्रिवेल करेगा, नेशनल कोर्ट अपने लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। और जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे वो जुडिशियल रिव्यू या रिप्रेजेंटेशन भिजवा सकते हैं ईसीजे में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भिजवाएंगे ईसीजे में ताकि उसके ऊपर कोर्ट जो है वो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करे, ठीक है। मोहसिन कोस्टा वर्सेस एनल केस है जी। गले का मसला अब्दुलरमान कोस्टा वर्सेस एनल, वी स्टैंड फॉर वर्सेस, ठीक है। The groundbreaking case established the principle of supremacy in EU law, which is an independent source of law that cannot be overridden by domestic law.
takes Italian citizen challenge the implementation of the electricity company, Enel, in which he has shares. Last argued that the increase violated the Treaty of Rome, which established the European Economic Community (EC) and prohibited member states from imposing measures that would restrict the free movement of goods and services. The Italian court made unity reference to the EU for the interpretation of those articles. The Italian government argued that the EU had no jurisdiction since the Italian court was obliged to apply national law and not a provision of the treaty. Next slide. Issue. Should EC law, especially the issue of wrong, be considered dominance over national state Statutes. Procedure applies the charges of any domestic staff and ever questions relating to interpretation of treaties arises. EU law has direct effects and takes procedure toward Precedence. the court out said that the treaty was not only a treaty between member states but also created a new legal order that was independent of the national legal order of the member states. Therefore, member states were obliged to apply EU law and ensure that it takes procedures toward any conflicting national law. मेजर केस है जिसने सबसे पहले इस इशू को रिजॉल्व किया कि जहाँ पे नेशनल लॉ जो है वो इन कन्फ्लिक्ट होगा विद ईयू लॉ, तो ईयू लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसमें एक कंपनी है जिसके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी जिसके अगेंस्ट कोस्टा ने केस फाइल किया। ठीक है, कि ये नेशनलाइजेशन इसकी नहीं हो सकती, उसमें उसके शेयर थे। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो इनके प्रिंसिपल्स हैं दैट आर इन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, जो बॉर्डर फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है उसको ये इन्फ्रिंज कर रहा है ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो इटालियन कोर्ट में उसने ये ईयू लॉ की बेस पे ये केस फाइल किया और इटालियन कोर्ट ने इसके अगेंस्ट रेफरेंस बना के भेज दिया ईसीजे को। ठीक है, और उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया ईसीजे में कि जब हमारे पास नेशनल लॉ अवेलेबल है तो हम यूरोपियन यूनियन का लॉ जो है उसको क्यों इम्प्लीमेंट करें। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स, आप एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करें जो केस ने लेट डाउन किया है, वो ये है कि इटालियन कोर्ट्स का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये कह रहा था कि इस नेशनल लेवल पे इस मैटर पे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो डिसीजन पास नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अपने लॉज मौजूद हैं, तो लिहाजा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती इसको डिसाइड करने की। ठीक है, तो उस पे जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट पास की हुई है वो ये है कि अगर नेशनल लॉ जो है वो किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहा है या एस्टैब्लिश कर रहा है और सेम टाइम पे ईयू लॉ भी कोई प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहा है, तो ईयू लॉ का जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेल करेगा, डोमेस्टिक लॉ जो है वो कभी भी प्रिवेल नहीं करेगा। बेसिक इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन। ठीक है जी, समझ आ गई है, कोई मुश्किल है? अब सैफ
ठीक है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल मैंने आपको पहले बताया ना, मजीद चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होंगी। प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे ड्राइव हुए हैं और उनको कैसे अडॉप्ट करवाया जाए और कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी केस लॉज के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे किसी पॉइंट पे कंफ्लिक्ट होगा या कंफ्यूजन होगी किसी भी ईयू लॉ और नेशनल लॉ में, वहां पे आपको जो जस्टिफिकेशन मिलेगी या क्लैरिफिकेशन मिलेगी वो थ्रू केस क्लॉज मिलेगी। ठीक है, उसमें उन्होंने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया है वो यही किया है कि अगर नेशनल लॉ और ईयू लॉ जो है वो कंफ्लिक्ट में होगा तो, और दोनों के पास सेम प्रिंसिपल अवेलेबल है, मतलब सेम चीज को डिसाइड करने के लिए एक बात ईयू लॉ कर रहा है और एक नेशनल लॉ कर रहा है, तो हमेशा ईयू लॉ प्रिवेल करेगा। और इसका जो बेसिक एम है वो यही है कि ईयू लॉज की जो एप्लीकेबिलिटी है बिटवीन ऑल मेंबर स्टेट वो यूनिफॉर्मिटी के साथ। ऐसा नहीं होगा, अगर ये अलाउ कर दिया जाए तो हर स्टेट जो अपने प्रिंसिपल बनाती रहेगी और ईयू लॉ की जो सुप्रीमेसी है, जो ईयू का पर्पज है, वही टोटल जो है वो अंडरमाइन हो जाए। ठीक है, ईयू का जो मेन एम है वही डीरेल हो जाता है अगर हर कंट्री जो है, हर मेंबर स्टेट जो है वो अपने प्रिंसिपल या लॉज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, आगे जी सामा। सही सही है, बट जैसे दिल करता पड़े। This case established that any provisions have direct effect in national law. They can be relied upon by individual in national courts. Provision must be clear and unconditional to have direct effect. Facts. That's Customs customs reclassified a chemical product to be put a higher rate of import duty. Dutch voters challenged the reclassification on the basis that increased existing import duties is prohibited under Article 12 of the Treaty of Rome. Article 30 TFEU. Dutch court made preliminary referral to CJEU on whether Article 12 may be relied upon by individuals in domestic courts. Judgment. Community constitutes a new legal order of international law for the benefits of which the state have limited their sovereignty rights. Albert within limited field. And the subject of the comprise not only member states but also their nationals. Independently of the legislation of member states, community law therefore not only imposes obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights which become part of their legal heritage. These rights arise not only where they are expressly granted by the treaty, but also by reason of obligation, which the treaty imposes in a clearly defined way upon individuals as well as upon the member states and upon the institution of the community. बेसिकली इस केस में जो उन्होंने प्रिंसिपल प्रोवाइड किया है वो ये है कि ये पॉइंट पे कंफ्यूजन थी कि अगर रेफरेंस या कोई केस है या कोई लॉ, कोई राइट अगर ईयू लॉ प्रोवाइड कर रहा है, क्या नेशनल कोर्ट्स में इंडिविजुअल जो है उस पर रिलाई कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रिंसिपल को इस केस में उन्होंने क्लैरिफाई किया और स्ट्रेट अवे उन्होंने ये चीज इम्पोज कर दी कि बजाय इसके एक चीज ऐसी जो ईयू लॉ प्रोवाइड कर रहा है और वो
क्लियर है और अनकंडीशनल है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए EU लॉ ने मेंबर स्टेट को कोई डिस्क्रेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ, उन्होंने एज इट इज उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने वो बार बार एक चीज पढ़ी भी है और दोहराई भी है यहाँ पे कि जो बॉर्डर फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट दे रहे थे, ठीक है, वो बेसिक पर्पस यही था कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स इम्पोजिशन नहीं होगी, कस्टम ड्यूटीज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरह का केस था, डच जो स्टेट थी उन्होंने उनके ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज, ठीक है, और जो वहाँ के क्या कहते हैं इम्पोर्टर्स थे उन्होंने उस चीज को चैलेंज कर दिया कि जब सब जगह पे EU ने सेम इक्वल प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ थ्रू ट्रीटीज, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उससे हट के प्रिंसिपल अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उस पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, दो चीजें इस पे डिसाइड हुई। पहली चीज तो ये कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी रिलाय कर सकते हैं उस राइट के ऊपर जो ट्रीटी उनको प्रोवाइड कर रही है, ये यूरोपियन यूनियन उनको प्रोवाइड कर रहा है, और नेशनल कोर्ट्स में उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल इवन जो जजमेंट्स ECJ प्रोवाइड करता है, ठीक है, उस पे भी आप नेशनल कोर्ट में रिलाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक जो प्रोसीजर है उसको एग्जॉस्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप ECJ में जाएंगे, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। इवन ट्रायल कोर्ट जो सबसे जूनियर कोर्ट होती है किसी भी स्टेट की, अगर उसको भी फील होगा कि इस पे ECJ से कोई इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए या गाइडलाइन लेनी चाहिए किसी स्पेसिफिक मैटर पे, तो वो रेफरेंस बना के डायरेक्टली ECJ को भिजवा सकती है। उसके लिए उनको प्रोसीजर ट्रायल कोर्ट से सेशन, सेशन से हाई और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाके फिर ECJ में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो ECJ में जा सकते हैं, ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, ECJ जिस केस में अपना डिसीजन देगा ना, रेफरेंस की जहां तक बात है ना, रेफरेंस में वो ओपिनियन देगा, जजमेंट नहीं देगा। ये दोनों चीजें आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको अपने माइंड में रखिएगा। वो जजमेंट प्रोवाइड करे नहीं कर सकता, जजमेंट प्रोवाइड करना नेशनल कोर्ट का डिस्क्रेशन है, लेकिन जो प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया उनके रेफरेंस के बाद, जो नेशनल कोर्ट ने रेफरेंस बना के ECJ को भेजा, ऑब्वियसली अगर ECJ को वो भेज रहा है, इट मींस के कोर्ट जो है वो उस प्रिंसिपल पे क्लैरिफाई नहीं है, तभी वो रेफरेंस भेज रहे हैं। अगर वो क्लैरिफाई हो उस प्रिंसिपल के ऊपर और जस्टिफाइड हो उस प्रिंसिपल पे, तो वो डिसीजन क्यों ना पास करें। रेफरेंस तभी बना के दे रहे हैं जब कोर्ट उसको डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रही है। तो जब ECJ उस पे ओपिनियन देगा, ठीक है, तो ओपिनियन जो है वो उस कोर्ट ने लाजमी फॉलो करनी है, ठीक है। और उसमें जो चीज आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये जजमेंट का वर्ड दिया है। ECJ नेशनल लेवल पे जजमेंट पास नहीं करेगा, अगर रेफरेंस जा रहा है तो ECJ फैसला सुना के नहीं भेज देगा ये फैसला हो गया इसको रखो, ECJ इसमें सिर्फ ओपिनियन देगा, उस ओपिनियन की बेस पे नेशनल कोर्ट डिसाइड करेगी उस केस। समझ आ गई। तो जजमेंट की बात हुई है कि जजमेंट ECJ पास नहीं करेगा उस सिनेरियो में जहां पे रेफरेंस आएगा, अदरवाइज तो ECJ जजमेंट्स पास कर रहा है ना। कोई भी केस अगर नीचे से उसने कोई फोरम एग्जॉस्ट किए हैं और फिर ECJ में गया है, उस पर तो ECJ एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है ना, उस पर तो वो जजमेंट पास कर सकता है, उस पर तो उसका सोली उसका डिस्क्रेशन है। लेकिन जहां पे नेशनल कोर्ट रेफरेंस बना के भेज रही है वहां पे ECJ जजमेंट पास नहीं करेगा, अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। और बाउंड होगी उस ओपिनियन फॉलो करने की। देखें, अगर वो स्पेसिफिक कोर्ट तो ये प्रॉब्लम ना हो कि वो उस प्रिंसिपल को इंटरप्रेट करें या उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें, तो वो रेफरेंस क्यों भेजेंगे। कॉमन सेंस की बात, रेफरेंस मीन भेज रही है तो इट मीन्स कि वो क्लैरिफाई नहीं है उस सिचुएशन के ऊपर कि इसमें ट्रीटी या लेजिस्लेटर की
क्या बिल थी, उसमें वो क्या डिमांड कर रहा था, ठीक है। तो फिर वो जब ओपिनियन ले रहा है ईसीजे से, तो ऐसा हो सकता है कि ईसीजे से ओपिनियन ली जाए और उसको फिर वो अंडरमाइन कर दे। अगर उसको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती तो वो खुद डिसाइड कर देता ना उसको। तो ईसीजे जब इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो फिर उसको उस ओपिनियन को ऑब्जर्व करते हुए जजमेंट पास करे। ठीक हो गया जी। ईसीजे एक ही है, ये अपना एक ही जगह जी, ये एक ही होगी, सब जगह पे नहीं होगी। लग्जमबर्ग में है ना, सारे उधर आते हैं, ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे भी तो ये मसला होता है ना, आपने केस फाइल किया खारिया में, लेट सपोज, तो उसको लाहौर हाई कोर्ट लगती है, आप अपील के लिए आप लाहौर हाई कोर्ट ही जाएंगे। जब भी लाहौर हाई कोर्ट में फाइल होगी वो पिटीशन, और उसके बाद जब हेयरिंग डेट आएगी तो आपने लाहौर ही जाना है। इसी तरह या तो आप पंगा ना लें, अगर आप पंगा ले रहे हैं तो फिर तो बाय एयर चले जाते होंगे ना, इसीलिए में हर कोई तो नहीं जाता होगा ना, वही जाता होगा जिसके पास दाने पूरे होते होंगे। आउटकम ओपिनियन के लिए उनको जाहिर सी बात है फाइल ही प्रोवाइड करेंगे, उस पे वो उनको ओपिनियन प्रोवाइड कर देंगे। Three out of six member states then in the EC proposed that it affects India's डायरेक्ट इफेक्ट, direct effects डायरेक्ट इफेक्ट India's solutions indicating that it didn't afford the understanding of the treaty. Significantly, this case indicates that is direct effects against member states and that they are directly bound by its provisions. Enforced by individuals through the national court system of member states, rather than necessitating that the European Commission bring a legal action against the states in question for failure to comply with its international obligations. चलिए देश का आउटकम क्या है, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर स्टेट देन इन द ईसी जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, हमने स्टार्ट में पढ़ा है ना, 6 थे, ठीक है। उन्होंने 6 में से 3 ने ऑब्जेक्ट किया था इस बात पे कि जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है यूरोपियन यूनियन लॉज का, वो तो इंटरवेंशन है विद द नेशनल लॉ, ठीक है। तो significantly this case indicates that European treaty law has direct effect against member states and that they are directly bound by its provisions. Subsequently, European law could be enforced by individuals through the national court system of a member state rather than necessitating that the European Commission bring a legal action against the state in question for failure to comply with its international obligation. So basically, एक जो डायरेक्ट इफेक्ट वाला सीन है या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है किसी भी मेंबर स्टेट के ऊपर, उस डिटेल्ड एक्सरसाइज से बचने के लिए कि जो यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज को फाइंड आउट करें कि जी नेशनल लॉ जो है वो नेशनल कोर्ट जो है वो ईयू को की पॉलिसीज या ईयू लॉज इंप्लीमेंट करवाने में फेल रहे हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ वो एक्शन लें और फिर ईसीजे में लेकर आए उनको, और उसके बाद जो है वो मैटर को डिसाइड करें और एक प्रिंसिपल लेट डाउन करें। वो सारी एक्सरसाइज से बचने के लिए उन्होंने इसका डायरेक्ट इफेक्ट दे दिया, और इस केस में उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि इंडिविजुअल जो है वो भी यूरोपियन यूनियन लॉज के ऊपर डायरेक्टली रिलाई कर सकता है अपनी नेशनल कोर्ट्स में,
ठीक हो गया जी। हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई स्टेट जो है, मेंबर स्टेट जो है वो इन्फ्रिंज कर रही होगी यूरोपियन यूनियन लॉ, तो कमीशन जो है वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वो सारे मामला कर सकता है कमीशन। तो उस प्रोसीजर से बचने के लिए या उसको शॉर्ट करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए सारे प्रोसेस को, जो डायरेक्ट इफेक्ट का प्रिंसिपल जो है उन्होंने लेड डाउन किया। ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे। of supremacy applies to all EU that including Colombia, victories for the establishing the ICLA and its institutions. Second pillar, regulation, directive, and decision adopted by EU institutions. Supremacy applies in area where the EU has conferred यार पानी का तो competence on member state or member single market environments. Does not extend the data of social national confusions it depends foreign currency. प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी लॉज वो हैं जो ऑलरेडी लेड डाउन है, जो सुप्रीम लॉज हैं ईयू के। ठीक है, वो प्राइमरी लॉज हैं। और उसके बाद जो सारे ईयू इंस्टीट्यूशंस ने प्रिंसिपल लेड डाउन किए हैं या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स चीज़ें एस्टेब्लिश की हैं, वो हैं सेकेंडरी लॉज। ठीक है, प्राइमरी लॉज में जो है ट्रीटीज हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंटली, और सेकेंडरी लॉज में रेगुलेशंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, डिसीजंस हैं अडॉप्टेड बाय द ईयू इंस्टीट्यूशन में। अगर आप लोगों को याद हो, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। रेगुलेशंस जो हैं वो दैट आर बाइंडिंग अपॉन ऑल मेंबर स्टेट एज इट इज़ बाइंडिंग है उनके ऊपर, उसमें कोई चेंजेस अमेंडमेंट नहीं कर सकते वो। ठीक है, वेर एज डायरेक्टिव्स में उनके पास डिस्क्रेशन है कि उसकी स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए स्टेट जो है अपने मुताबिक रूल्स इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे इलेक्शंस की हमने बात की, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस में हर स्टेट के अपने प्रिंसिपल्स हैं। एक एज लिमिट वैसे तो जनरली जो है वो 18 है, लेकिन फिनलैंड में गालिबन 16 ईयर्स उन्होंने रखी हुई है, ऑस्ट्रिया में शायद, हाँ 16 ईयर्स रखी हुई है उन्होंने एज। फिर उसके साथ साथ कैंडिडेचर की नेचर है, वो भी हर स्टेट ने अपने प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। ठीक हो गया, तो वो सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्टिव्स के अंडर फॉल करती हैं, वो भी डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं, लेकिन उनकी अडॉप्शन के प्रोसेस के लिए स्टेट के पास जो है वो डिस्क्रेशन है कि वो उनको किस तरीके से अडॉप्ट करती है। ये चीज तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जो मेजर प्रिंसिपल है कि इलेक्शंस होंगे। ठीक है, अब इलेक्शन में वोटर किस एज का होगा वो स्टेट खुद डिसाइड करे। ठीक हो गया जी, तो ये डायरेक्टिव्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और डिसीजंस का आप लोगों को पता है, डिसीजन वो है जो कोर्ट पास करेगी, जो प्रेसिडेंट हो जाएगा, एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। कौन पढ़ेगा? हसनैन। Another social कोई हंसेगा ना, वही पैरा मैं उसे 10 दफा यहाँ पे बिठा के लिखवाऊंगा, मैं पहले बता। कोई बंदा अगर दूसरे की रीडिंग पे हंसा, वो यहाँ पे, और मैंने उसको हंसते हुए देखा, उससे मैं वो स्लाइड 10 दफा कम अज कम लिखवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, हंसना किसी ने नहीं, पहले बता। इतने तुसी अलामा हो ना सारे के सारे मेरे इल्म में। ठीक है, तो इसलिए हंसना किसी ने नहीं। जी पढ़ें। or even can be worked directly by the individual, national, or even in the absence of corresponding national legislation.
This principle was established in the case of सो एंड सो आगे चलें एंड एक्सपेंडेड mandated split and expanding on the upon in सब्सिक्वेंट रूलिंग्स। ठीक है जी, डायरेक्ट इफेक्ट की बात हो रही है कि जहाँ पे EU लेजिस्लेशन ऑलरेडी बड़ी क्लियर है, ऑब्वियस है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली स्टेट जो है वो उस EU लॉ के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगी। इवन अगर उन्होंने उसको नेशनल लॉज डिराइव नहीं भी किए हुए, तब भी जो है वो EU की जो प्रोविजंस हैं उसको एज इट इज अप्लाई करने के पाबंद होंगे। ठीक हो गया जी। और ये प्रिंसिपल जो है वो उसी केस से ड्राइव की है। ठीक है, पढ़ें जी सर जी, कोई क्वेश्चन है? क्या पढ़े? सॉरी उसामा। indirect effect of use of principle of interpretation, whereby the courts of the member states of the European Union must interpret national laws, particularly any that implement EU directives as far as possible in a manner that is consistent with the provision of EU law, even if they do not have direct effect, also known as the principle of हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। harmonious in that interpretation of law in a manner that avoids clashes and contradictions, national laws and EU laws, thereby seeking a balanced interpretation that reflects the legislative intent behind the ठीक है, अब इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होगा? जैसे मैंने आपको डायरेक्टिव ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, वहां पे EU लॉ का इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे होगा? इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसे होगा कि प्रोविजंस ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन नेशनल कोर्ट्स जब भी करेंगी, ठीक है, दैट मस्ट बी इन लाइन विद द यूरोपियन यूनियन लॉ। अब उसमें उनके पास डिस्क्रेशन जरूर है, लेकिन जो स्पिरिट है उस लेजिस्लेशन की, उसको किसी तौर पे भी इंटरप्रेट करते हुए या उसको अडॉप्ट करते हुए नेशनल कोर्ट जो है उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए चेंज नहीं कर सकती, उसको एज इट इज अडॉप्ट करना है, लेकिन वो प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे हमने रूल्स से रिलेटेड डिस्कस किया था कि एक चीज डिसाइड हो जाती है ट्रैफिक रूल्स में, हम एग्जांपल के तौर पर ट्रैफिक रूल्स ले लेते हैं। एक चीज डिसाइड हो जाती है कि सिग्नल जो हैं वो लगाए जाएंगे रोड्स पे, ठीक है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अब जो गवर्निंग रूलिंग अथॉरिटी होगी, उसके बाद ये लॉ तो बना दिया पार्लियामेंट ने कि सिग्नल जो है वो रोड पे लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक मैनेज हो सके, ठीक है। अब जो रूलिंग अथॉरिटी होगी उसके पास ये पावर्स हैं कि वो इस चीज को एस्टेब्लिश करे कि कौन सा सिग्नल किस जगह लगना है, किस चौक में सिग्नल की जरूरत है और किस चौक में नहीं है, ठीक है। तो वो उस प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे। बेसिक एम स्पिरिट क्या है उसकी? ट्रैफिक मैनेज करना, ठीक है। तो जहां पे उनको ये लगेगा कि यहाँ पे सिग्नल होना जरूरी है, वहां पे वो सिग्नल लगा देंगे। तो स्पिरिट जो है लॉ की वो वहीं पे प्रिवेल कर रही है। ठीक हो गया जी। तो ये जब भी वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, उन डायरेक्टिव्स को अप्लाई करेंगे, तो इस चीज का वो ध्यान रखेंगे कि लेजिस्लेटर की इंटेंट क्या थी उस लॉ को बनाते हुए, ठीक है, और उसका पर्पस क्या था। ठीक हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? दैट यार थोड़ा सी क्लास है, ले आएंगे पानी, नहीं लेकर आए तो अब नीचे जाके पी लेंगे, 2-3 स्लाइड ही रहे जी।
कौन पढ़ेगा जी शहजाद? सिमेंथल भागना नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर पढ़ना है साथ। सिमेंथल, हाँ, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो अदा नहीं हो, ठीक है। ठीक है जी, इसमें वही सारी चीजें कंक्लूड कर रहा है जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और उसमें साथ जो एक पॉइंट मजीद उसने ऐड किया है, वो ये कह रहा है कि वो उन्होंने उस लॉ को एज इट इज अडॉप्ट करना है। ये मैटर नहीं करेगा कि किस डेट पे वो अडॉप्ट कर रहे हैं। नेशनल लॉज या नेशनल कोर्ट्स जो हैं वो किस डेट पे अडॉप्ट कर रही हैं उसको थ्रू नेशनल लेजिस्लेशन, ये मैटर नहीं करेगा। जब एक लॉ ईयू ने प्रोवाइड कर दिया है उसको वो एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सैफ, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो समझ भी नहीं आएंगे, ऊपर से जाएंगे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे रुक जाएं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि नेशनल लॉ जहाँ पे कंफ्लिक्ट में होगा वहाँ पे जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो ईयू लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं, और उसके लिए उनको किसी भी अपने नेशनल लेजिस्लेचर की परमिशन लेने की या उनसे वो लॉ ड्राफ्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन किया जी। आगे रेट्रोएक्टिवली, जी। नेक्स्ट जजमेंट। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग किस किस को है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का पता है? किस तरह आए हो इस लेवल में? ये पहले मुझे चैलेंज करनी चाहिए तुम्हारी इस बात के ऊपर, तुम्हारे जो सर्टिफिकेट्स है या असाइनमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव का नहीं पता, बेसिक चीज है।
माइक बंद कर दूं ताकि यूनिवर्सिटी में से अगर कोई ऑनलाइन है तो वो तुम लोगों की बात, तुम लोगों के साथ जो जलालत हो रही है वो ना सुने। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का नहीं पता, इतनी कॉमन सी चीज है ये, मेरे जैसे निकम्मे किस्म के वकील को ही पता थी स्टूडेंट लाइफ में चीज। तुम लोगों ने तो अभी अभी पढ़ी है, तुम लोगों को नहीं पता। अरे ये बेस है लॉ की, ये जो प्रिंसिपल है ना, मैं पूछता हूँ जिसमें मैं क्लास लिया करूँ समझ जाया करो, बड़ा कॉमन सी चीज होती है। आधी अधूरी सी बात है, मैं तो किसी तरह ताने बाने जोड़ के समझ लूंगा, लेकिन अगर आपने किसी को समझानी हो तो उसको समझनी है। रेट्रोस्पेक्टिव ये इफेक्ट ये होता है कि किसी भी लॉ, कोई भी लॉ पास होगा, जैसे मिसाल के तौर पे आज कोई एक्ट पास होता है, ठीक है, उसमें ये कहा जाता है कि इस तरह की डिग्री करने वाले जितने बच्चे हैं ना और उनको अगर नहीं आता तो उनको फेल करवाएं, ठीक है। तो आप लोगों की बचत पता कैसे होगी कि वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो आपको पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट हैं या पिछले वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर आगे आप ये गलती करेंगे ना तो फिर आप पे अप्लाई, मतलब किसी भी लॉ का जो इफेक्ट है ना वो प्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब 1 जनवरी को अगर कोई लॉ पास हुआ ना, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इम्पोज कर दिया है या लेवीज इम्पोज किए हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ऊपर, पहले अगर गवर्नमेंट 12% टैक्स लेती थी माना, अब गवर्नमेंट जो है उस पर 15% टैक्स लिया करेगी, ठीक है। तो जो पिछले साल गुजर चुके हैं ना उसमें वो अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई होगा 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड, बैकवर्ड उसका एप्लीकेशन नहीं है। ये है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है कि उससे आने वाले हर दिन पे वो अप्लाई होगा। समझ आ गई बात? रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का ये मतलब है।